साथियों, ये देखिए आप कि आंगनवाड़ी वर्कर रात को भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं और लंगर का जो है प्रोग्राम चल रहा है। पास के जो लोकल गुरुद्वारा साहब हैं वहाँ से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों के लिए खरड़ में जो ये जाम चल रहा है चंडीगढ़ खरड़ हाईवे पे, वहाँ पे पूरा मतलब इसका अरेंज किया गया है और इसमें पूरा इसमें मर्यादा से लंगर जो है वो चल रहा है और लंगर का जो प्रोग्राम है वो वर्कर हेल्पर जो हैं रात को अपनी मांगों के साथ साथ पूरी मर्यादा से अपना लंगर छक रही हैं। लंगर खाया जा रहा है, लंगर बरताया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं और लाइनों में आप देख सकते हैं पूरे लाइनों में बैठकर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहने दोनों साइड जो है हाईवे के जो है वो क्लोज किए हुए हैं और आप देख सकते हैं। मगर सरकार इतनी बेशर्म है कि उसको एक बार है वर्कर हेल्पर का जो अपनी माताएं हैं बहनें हैं, एक साइड तो नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है और दूसरी तरफ जो नारियां हैं वो आज आप देख सकते हैं कि रात को भी जो है धरने पर हैं। दिन रात का जो धरना है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत दूर तक लंबी लंबी लाइनें हैं और इस साइड भी आप देख सकते हैं। इस साइड में भी जो दूसरी साइड है उस साइड में भी जो हमारे वर्कर हैं हेल्पर हैं वो अपना बैठे हैं और लंगर का जो है प्रोग्राम चल रहा है। और रात को भी अब आप देख सकते हैं 6:30 हो चुके हैं, पूरी रात हो चुकी है, लाइटें जल रही हैं और ये हाईवे है और ये हाईवे पे सब बहनें बैठी हैं और अभी तक सीएम हाउस से या सीएम की तरफ से कोई भी जो है प्रशासन का व्यक्ति जो है वो अब पूछने के लिए, सार लेने के लिए, मांगों पे बात करने के लिए अभी तक नहीं आया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब बहनें जो हैं पूरे डिसिप्लिन में रह के अपना लंगर छक रही हैं, अपना मर्यादा में रह के पूरा जो है प्रदर्शन कर रही हैं। इस साइड में भी आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में बैठे हैं। चल जाना ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਛੱਡੂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਛੱਡ ਜਾਇਓ। ਹਾਂ ਛੱਡ संबंधित होगा। यह भाग अभिभावकों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों, पूर्व प्राथमिक स्कूलों तथा कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। इसके अंतर्गत एक लचीली बहुस्तरीय खेल गतिविधि और शोध आधारित सीखने की प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा बच्चों में जिज्ञासा, धैर्य, टीम वर्क, सहयोग, संवाद और सहानुभूति जैसे विभिन्न कौशलों का विकास करना। चौथा पॉइंट है शैक्षिक घटक को बल देने के लिए आंगनबाड़ी प्रणाली को मजबूत करना है। और पांचवा पॉइंट है कि आंगनबाड़ी केंद्रों तथा पूर्व प्राथमिक पाठशालाओं को प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित करना। इसी पांचवें पॉइंट के उद्देश्य से ही हम लोग एक साथ बैठ के यहाँ ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब इसका एक निष्कर्ष भी देख लें जो एनईपी में लिखा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, यानी ईसीसी कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो बच्चों की सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उनके साथ उनको स्नेह, रक्षा, प्रेरण और सीखने के अवसर प्रदान कर सके। उच्च कोटि की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यह सुनिश्चित करती है
कि बच्चे अपनी पूर्ण क्षमता विकसित कर सकें और बड़े होकर उत्पादनशील मानव बन सकें। यह आवश्यक है कि भारत अपने बच्चों की आरंभिक आयु के दौरान उचित देखभाल करे। भारत मतलब हम सभी। ऐसा सिर्फ आर्थिक कारणों से ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से भी किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसकी देखभाल उचित ढंग से, ये बच्चे का अधिकार है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के कार्यक्रम पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में खंडित न होकर समग्र स्वरूप में होने चाहिए। तो ये पूरा हमने आपको पढ़ के सुनाया कि एनईपी में किस तरह से स्कूल रेडीनेस में ECCE को जोड़ा गया है। अब इसमें शुरुआत में जैसे बच्चा आपके विद्यालय में आता है तो कुछ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी नाम दिया गया है। क्या आप कुछ तो खाली है? हेलो पंकज, बीच में 2 कुर्सियां खाली है भाई, उधर किसी का इधर बैठ ले। कुछ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जैसे पहले दिन बच्चा आपके स्कूल में आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी फ्लो में उसी साथ, जैसे अगर हम मात्राओं का ज्ञान या अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं तो सीधे उसको पढ़ा दें। कुछ कहानी के माध्यम से पढ़ाएं। आइस ब्रेकिंग मतलब उसके पूर्व की अवस्था से उसको जोड़ना है। उसका तहत भी एडमिशन दिलाया, मतलब प्री प्राइमरी क्लासेस चला के एडमिशन दिलाया। तो उनका जब वो क्लास 6, 7, 8 में वो बच्चे पहुँचे तो उनका कॉन्सेप्ट कैसा था, सोच कैसी थी, समझ कैसी थी, उसका उन्होंने अध्ययन किया। तो 10-12 साल के अध्ययन के बाद उन्होंने ये रिजल्ट निकाला यूनिसेफ ने कि अगर बच्चे को पहले प्रिपरेशन करा के तब विद्यालय में भेजते हैं तो उसके सोचने का कौशल, भविष्य में नेतृत्व क्षमता, किस तरह से वो डिसीजन लेगा, विषय अलग अलग विषय में उसकी काबिलियत काफ़ी बढ़ जाती है, उसके सोचने समझने की गति बढ़ जाती है। जैसे अगर आंगनबाड़ी में हम कोई गतिविधि कराएं, मान लीजिए बहुत सामान्य सी गतिविधि कि जैसे हमने एक बास्केट रख दिया, कुछ बॉल्स रख दी, कलरफुल गेंदें हैं, और बच्चे से हम कहें कि ये गेंद आपको उठा के टोकरी में डालना है, तो बच्चा उसको काउंटिंग बता दें, आपने 1 बॉल फेंकी, 2 बॉल फेंकी, 3 बॉल फेंकी, इस तरह से वो टोकरी में डाल रहा है। फिर उन गेंदों को कलरफुल रख दें, कहें आप सिर्फ लाल गेंद फेंकना है, तो अब उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि लाल गेंद ही फेंकना है। इससे काफ़ी चीज़ें वो सीख रहा है। वो ऊंचाई, दूरी, कितनी दूर फेंकना है कि वो टोकरी में ही जाके गिरे, रंगों की पहचान, वो देख रहा है ध्यान से, जज कर रहा है कौन सी बाल उसको उठानी है। एक एक गतिविधि से उस समय वो छोटा बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है, क्योंकि ये रिसर्च में पाया गया कि जो 6 वर्ष तक का बच्चा होता है उसकी बुद्धि का मैक्सिमम विकास हो चुका होता है। दिमाग में छोटे छोटे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं, तो ये बचपन में जब जुड़ रहे होते हैं तो जिन न्यूरॉन्स का ज़्यादा उपयोग होता है उनका जुड़ाव और मजबूत हो जाता है। वो बार बार अगर उनका उपयोग होता है तो ब्रेन सेल्स वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि बड़े होने के बाद वही चीज़ उनके दिमाग में रहता है। जैसे अगर अक्षर ज्ञान कराना है बच्चे को, तो ज़रूरी नहीं है हम सीधे का सिखाएं। आप पहले एक छोटा सा काम स्टोरी टेलिंग कराइए, बच्चों को सामने बैठा लिए, चित्र दिखाएं और उस पर आराम से, जैसे आपने चित्र दिखाया, चित्र दिखा के ऐसे ऐसे उंगली खाली चलाएं, तो बच्चा कहानी तो सुन रहा है, कहानी उसको अच्छा लग रहा है, चित्र भी वो देख रहा है, लेकिन वो पढ़ तो नहीं पाता है। तो एक दिमाग में उसके आएगा कि ये मैडम देख रही हैं, ये अक्षर पहचान के समझ ले रही हैं, इसीलिए ये अपने आप पढ़ ले रही हैं। तो अब जब आप उसको अक्षर ज्ञान कराएं तो उसको समझ में आएगा कि मुझे भी अगर अक्षर ज्ञान हो जाए तो ये कहानी मैं भी पढ़ लूँगा। ज़रूरी नहीं उसको डायरेक्ट कोई चीज़ सिखाएं, किसी चीज़ से जोड़ के अगर सिखाएंगे तो ज़्यादा जल्दी वो सीख लेगा। तो यही उद्देश्य है कि जब आंगनबाड़ी में बच्चा हो तो हमारे शिक्षक या आंगनबाड़ी में जो लोग आप सिखाते हैं उनको गतिविधि के माध्यम से सिखाएं। और ICDS यूपी की तरफ से एक YouTube पोर्टल है जिसपे बहुत छोटी छोटी बाल पिटारा की गतिविधियाँ हैं, और मैं बहुत अच्छी गतिविधियाँ हैं, हमने उसको देखा, सिखाएंगे तो ज़्यादा जल्दी वो सीख लेगा। तो यही उद्देश्य है कि जब आंगनबाड़ी में बच्चा हो तो हमारे शिक्षक या आंगनबाड़ी में जो लोग आप सिखाते हैं उनको गतिविधि के माध्यम से सिखाएं। और ICDS यूपी की तरफ से एक YouTube पोर्टल है जिसपे बहुत छोटी छोटी बाल पिटारा की गतिविधियाँ हैं, और मैं बहुत अच्छी गतिविधियाँ हैं, हमने उसको देखा, लगभग 53 सप्ताह की गतिविधियाँ हैं, पूरा एक कैलेंडर है। ICDS यूपी, ये YouTube पे आप सर्च करेंगे तो आपको 53 सप्ताह की गतिविधियाँ मिलेंगी, और बहुत 1-1, 2-2 मिनट की। तो ये आप भी करा सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे को तो हम तैयार कर लेंगे, कक्षा को भी तैयार कर लेंगे, लेकिन उनके माता पिता को तैयार करने में समस्या आएगी।
तो उनके लिए अगर आप उनको बता सके, घर में मोबाइल हो, यूट्यूब हो, तो इस तरह से वो चीज़ें देख सकते हैं। 2-2 मिनट की गतिविधि है। जैसे घर में बर्तन रखे हुए हैं तो कई प्रकार के बर्तनों को साथ रख दें और कहें कि जो छोटे छोटे बर्तन उनको अलग करो, बड़े बर्तन को अलग करो। 2-4 की समूह बनाओ। सब्जियों को रख दें, सब्जियों में कह दें जो ज़मीन के नीचे उगती हैं उनको अलग कर दो, जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं उनको अलग समूह में रख दो। तो ये सब गतिविधि बच्चा घर पे भी कर सकता है। अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप इसको विद्यालय में अपने आंगनबाड़ी केंद्र में भी करा सकते हैं। ये रेडीनेस क्लियर हो गया सबको कि बच्चे को तैयार करना है, विद्यालय को तैयार करना है, और माता पिता गार्जियन को हो सके तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर लें या उनसे संपर्क करके उनको बुला के सिखा सकते हैं कि ये रेडीनेस कितना आवश्यक है। जो यूनिसेफ ने अध्ययन किया था, अध्ययन के बाद जो रिजल्ट आया उनका, वो ये आया कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे थे, जो अधिक पढ़े लिखे उच्च परिवारों के थे, उनका तो कॉन्सेप्ट चल ही रहा था, वो पढ़ाई से जुड़े हुए थे, लेकिन जो निर्धन परिवारों के बच्चे थे, जो कमज़ोर वर्ग थे, जब उनको रेडीनेस दिया गया तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, क्योंकि बचपन से उनको कोई अक्षर ज्ञान, मात्रा ज्ञान या सीखने का कौशल, ऐसा परिवेश नहीं मिलता। और जब वो औपचारिक माहौल में जाते हैं तो अन्य बच्चों से थोड़ा पीछे हो जाते हैं, वो थोड़ा दबने लगते हैं, नहीं बोल पाते। तो वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, तो गणित में है या अन्य विषयों में है वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये रेडीनेस का बहुत दूरदर्शी, बहुत बड़ा इसका उपयोग है। तो ये इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको रखा गया है, और इसीलिए 8 वर्ष की अवस्था तक रखा गया है, ताकि टीचर्स को भी और आंगनबाड़ियों को आपस में जोड़ा जा सके। जो विद्यालय को तैयार करना है उसमें ये भी ज़रूरी है कि जैसे आंगनबाड़ी को तैयार करना या विद्यालय को तैयार करना, तो जो प्रिंट रिच एटमॉस्फेयर है वो विद्यालय में ज़रूर बनाए। अगर बच्चा कक्षा में आए तो उसको ऐसी चीज़ें दिखें जो, तो एक छोटी सी चिड़िया बनी है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर ये इस तरह की चिड़िया है, आप कक्षा में इसको लगा देंगे, या कहानी के लिए आप पोस्टर बना सकते हैं, इस तरह से बना के अगर कक्षा में लगा देंगे। जैसे ये एक बिल्ली का चित्र है, अगर आप बजा सके तो इसको मोबाइल से इसकी आवाज़ निकाल सकते हैं, या कुछ बच्चे भी बोलेंगे, आवाज़ बोल के बताएं कि ये किसकी आवाज़ है, वो तुरंत बता देंगे ये बिल्ली की आवाज़। फिर उनको ये चित्र दिखाएं और फिर ये पढ़ना सिखाएं, ये अक्षर ज्ञान तब कराएं, तो बहुत जल्दी और तेज़ी से सीखेंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, जल्दी सीख भी जाएंगे। थोड़ा सा हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ECC और स्कूल रेडीनेस को जोड़ने का चीज़ लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 बाल्यावस्था अधिगम व विकास को वृहद संवेग प्रदान कर भारत के शिक्षा क्षेत्र में सुधार का उद्देश्य रखती है। इस नीति में छोटे बच्चों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश की गई है, जिसे ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कहा गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर NCERT द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम बनाया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए प्रारूप नई शिक्षा नीति ने इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समाविष्ट करने की सिफारिश भी की है। इसका उद्देश्य है कि 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल एवं शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना। ECC के अंतर्गत जो प्रावधान है, 4-5 प्रावधान हैं, बहुत ज़रूरी हैं। पहला है कि 3 वर्ष से पहले की उम्र के दौरान गुणवत्तापूर्ण ECCE में माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान रखना है। दूसरा है, इस कार्यक्रम के 2 भाग होंगे। पहला भाग है 0 से 3 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों के लिए दिशा निर्देशों की रूपरेखा से संबंधित होगा। इस आयु वर्ग के शिशुओं और बच्चों में उचित संज्ञानात्मक उद्दीपन पैदा करने हेतु माता पिता तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, 0 से 3 वर्ष हो गया। अब दूसरा भाग है, दूसरा भाग 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों से जुड़े शैक्षणिक रूपरेखा से संबंधित होगा। यह भाग अभिभावकों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों, पूर्व प्राथमिक स्कूलों तथा कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। इसके अंतर्गत एक लचीली,